मायके में बहनों का अत्याचार वर्सेस ससुराल में जेठानियों का प्यार। चिलचिलाती धूप है। काव्या हैंडपंप चलाकर मिर्चों की बड़ी टोकरी धो रही है। जल्दी धो लेती हूँ वरना बड़ी मम्मी बहुत चिल्लाएंगी। पानी भी गर्म आ रहा है। हे भगवान, आज तो बहुत लू चल रही है। अरे ओ करम जली, वहीं हैंडपंप पर टंगी रहेगी या इन्हें सुखाएगी भी। अगर ये सूखी नहीं ना तो तेरी खैर नहीं है। हाँ, बड़ी मम्मी बस ले ही जा रही हूँ छत पर। काव्या भारी टोकरी उठाई सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है। रास्ते में रिया और सोनम हाथ में ठंडे शरबत का गिलास लिए उसका रास्ता रोककर खड़ी हैं। अरे कहाँ जा रही है इतना जल्दी में? देख तो सही, इस गीली टोकरी से फर्श गंदा हो रहा है। रिया हटो ना, टोकरी बहुत भारी है और फर्श बहुत गर्म है। मेरे पैर चल रहे हैं। मेरी चप्पल अंदर वाले कमरे में है। प्लीज सोनम, मुझे ला देगी क्या? क्यों रे, बड़ी नवाबजादी बन रही है। तेरी माँ यहाँ चप्पलें छोड़ कर गई थी क्या? जाकर नंगे पाँव ही ये सब सुखा। धूप में खड़ी रहेगी तभी तो याद रहेगा कि अचार कैसे सुखाते हैं। काव्या जैसी छत के फर्श पर कदम रखती है उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि फर्श भट्टी की तरह दहक रहा है। वो टोकरी पटक कर पीछे भागती है, लेकिन रिया दरवाजा बंद करके बाहर से कुंडी लगा देती है। मर गई। रिया दीदी गेट खोलो, बहुत जल रहा है फर्श। मेरे पैर झुलस रहे हैं। प्लीज गेट खोलो ना। एक शब्द भी और बोला तो मम्मी से कहकर रात का खाना भी बंद करवा दूंगी। चुपचाप सारी मिर्चें फैला और आम के टुकड़े डाल। जब तक काम खत्म नहीं होता ये गेट नहीं खुलेगा। खड़ी रह वहीं। काव्या मजबूरन तपती छत पर एक किनारे बैठकर मिर्च कूटने लगती है। मिर्च की तीखी धांस ने उसे भयंकर खांसी आती है। ओ कल मुही काव्या, काम हुआ कि नहीं? अगर एक भी मिर्च खराब हुई ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। मुफ्त की रोटियां तोड़ना बंद कर और हाथ जला। बड़ी मम्मी कर रही हूँ, बस थोड़ा और रह गया है। दीवार के उस पार से पड़ोस की दो औरतें शांति और विमला अपनी खिड़की से काव्या को तपते फर्श पर मिर्च कूटते हुए देख रही हैं। देख विमला, कल जुग आ गया है। गायत्री और पद्मिनी ने तो शर्म बेच खाई है। उस मासूम बच्ची को इस चिलचिलाती धूप में भट्टी जैसी छत पर खड़ा कर रखा है। और क्या, अपनी दोनों बेटियों को तो कूलर के सामने बिठाकर शरबत पिला रही है और इस अनाथ बच्ची को नंगे पांव धूप में भून रही है। अरे अगर सगी बेटी होती तो क्या गायत्री उसे इस आग में खड़ा करती? देख तो सही, मिर्च की धांस से बेचारी का चेहरा लाल पड़ गया है। हे भगवान, ऐसी ताई चाची किसी दुश्मन को भी ना दे। हे भगवान, मम्मी पापा अब क्यों चले गए? ये लोग मुझे कितना परेशान करते हैं। लगता है इस गर्मी में ये फर्श मुझे मार देगा। सूरज थोड़ा ढल चुका है, लेकिन फर्श अब भी गर्म है। रिया आराम से कुंडी खोलती है। काव्या निढाल होकर दरवाजे के पास ही गिर जाती है। चल अब नीचे उतर, मिर्चियाँ सूख गई होंगी। और हाँ, अपनी ये सड़ी हुई शक्ल मत बनाना नीचे, वरना मम्मी को बता दूंगी कि तूने काम चोरी की है। दीदी पानी, थोड़ा सा पानी। नीचे मटका रखा है, वहाँ जाकर पी लेना। यहाँ कोई नौकर नहीं खड़ा है तेरे लिए। चल ये टोकरी उठाओ, नीचे आ। काव्या अपने छालों से लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियां उतरने लगती है और पानी पीने के लिए रसोई की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी सामने गायत्री खड़ी मिलती है। बस इतना सा काम करने में पूरा दिन लगा दिया। बड़ी मम्मी, बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। प्यास बाद में बुझाना, पहले ये पकड़। घर का राशन खत्म है, जा बाजार से ये सारा सामान और गेहूं की बोरी लेकर आ। बड़ी मम्मी, अभी तो धूप से ही आई हूँ। पैर छालों से भर गए हैं, चला भी नहीं जा रहा। कल ले आऊंगी सामान। कल क्या तेरा बाप आकर खाना खिलाएगा? रात को चूल्हा नहीं जलेगा तो क्या सब तेरा मुंह देखेंगे? चुपचाप जाओ और शाम होने से पहले सारा सामान यहाँ होना चाहिए। काव्या को बिना आराम दिए भारी राशन और गेहूं लाने बाजार भेज दिया गया है। चिलचिलाती धूप में काव्या भारी थैले और कंधे पर गेहूं की बोरी संभाली लौट रही है। सड़क से उठती लू उसके झुलसे हुए चेहरे पर लग रही है। वो बार बार थैला जमीन पर रखकर सांस लेती है। हे भगवान, पैर पहले ही छालों से दुख रहे हैं, ऊपर से ये भारी बोझ। बस अब पहुंच जाऊं। सबसे पहले पानी पीऊंगी बहुत सारा। जैसे ही काव्या घर के गेट पर पहुंचती है, रिया और सोनम अपनी स्कूटी से वहां आती हैं। वो दोनों स्टाइल में चश्मा लगाए हुए हैं। लो आ गई महारानी, इतना धीरे धीरे चलती हो जैसे किसी की बारात में नाचती हुई आ रही हो। हम शॉपिंग करके वापस भी आ गए हैं और तुम अब पहुंच रही हो। सोनम दीदी, थैले बहुत भारी थे और
पैरों के दर्द की वजह से तेज चला ही नहीं जा रहा। चल चल बहाने मत बना, जल्दी से रसोई में जा और हम सब के लिए ठंडा पानी बना के ला। हम लोग इतनी गर्मी से शॉपिंग करके आए हैं, बहुत थक गए हैं। दीदी मेरा गला सूख रहा है, क्या मैं पहले थोड़ा पानी पी लूं? पानी? अरे देख रिया, इसे पानी चाहिए, जा रसोई में मटके से पी लेना, लेकिन पहले हमारे लिए पन्ना लेकर आ। काव्या डर के मारे वो भारी गेहूं की बोरी को जमीन पर घसीटते हुए स्टोर रूम की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। तभी रिया जानबूझकर बोरी को रस्सी खोल देती है और देखते ही देखते बोरी से सारा साफ गेहूं आंगन की धूल और मिट्टी में बिखर जाता है। अरे ये क्या किया तूने, अंधी है क्या? देख रिया, इसने सारा गेहूं मिट्टी में मिला दिया, अब इसे साफ कौन करेगा? नहीं दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ये तो अपने आप। दीदी बहुत थक गई हूँ, प्यास से दम निकल रहा है मेरा। ड्रामा बंद कर अपना, अब एक एक दाना चुनकर साफ कर और वापस बोरी में भर। जब तक एक एक दाना साफ नहीं होता तुझे पानी तो क्या, पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी। दीदी आपको जरा भी तरस नहीं आता, सुबह से भट्टी जैसी छत पर थी, फिर बाजार भेजा, इतना अत्याचार क्यों करती हो तुम मुझ पर? मैं भी तो इसी घर की बेटी हूँ। क्या अत्याचार? बड़ी आई बेटी बनने वाली, काम नहीं करेगी तो खा खा कर भैंस हो जाएगी। तुझे यहाँ हराम का पालने के लिए थोड़े ही लेकर आए हैं हम। काव्या झुककर मिट्टी में मिले गेहूं के दानों को अपनी कांपती उंगलियों से समेटने लगती है। रिया और सोनम अपने कमरे में जाकर कूलर की ठंडी हवा खाने लगती हैं। आंगन में गेहूं समेटने के बाद काव्या पसीना पोंछने के लिए उठती है और रिया के कमरे से पास से गुजरती है। अंदर रिया और सोनम अपने अपने बॉयफ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही हैं। हाँ बेबी, आज रात की पार्टी में मिलते हैं, मम्मी पापा को तो पता भी नहीं चलेगा। हाँ यार, वैसे भी काफी टाइम हो गया है हमें क्लबिंग किए हुए। रिया दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? बड़ी मम्मी को बिना बताए आप लोग बाहर लड़कों से मिलने जा रही हैं, ये गलत है दीदी, अगर उन्हें पता चला तो? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें सुनने की, और तू हमें सिखाएगी कि क्या गलत है और क्या सही? सोनम काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। अगर तूने मम्मी के सामने एक शब्द भी मुंह खोला तो तेरा वो हाल करेंगे कि तू याद रखेगी। काव्या रोते हुए बाकी काम निपटाने रसोई में चली जाती है। अब शाम का समय है, कमरे में महंगे परफ्यूम की तेज खुशबू फैली है। रिया और सोनम आईने के सामने खड़ी होकर मेकअप कर रही हैं। काव्या थकी हारी हालत में जमीन पर बैठकर फर्श साफ कर रही है। यार, मेरी सहेली ने बोला है कि पार्टी में कोई हेल्प करने वाला चाहिए। ये वहाँ वेटर तो होगा ही, लेकिन हमारा स्पेशल ख्याल करने के लिए कोई अपना बंदा चाहिए यार। तो इसीलिए चलते हैं ना, वैसे भी घर में पड़ी पड़ी क्या ही करेगी, मुफ्त की रोटियां ही तो दौड़ रही है। क्या मैं भी पार्टी में जाऊंगी? हाँ, मेहमान बनकर नहीं, मेरी असिस्टेंट बनकर। और ये क्या पहनेगी? ये फटी हुई कुर्ती। रुक, मैं तुझे वो पीला वाला सूट देती हूँ जो पिछले साल जूही ने कुतर दिया था। रिया अलमारी से एक बदरंग और फटा हुआ सूट निकालकर काव्या के मुंह पर फेंकती है। जा, ये पहन ले, और खबरदार जो वहाँ किसी के सामने मुंह खोला तो कि तू हमारी बहन है। बस मेरे पीछे खड़ी रहना और जब मैं बोलूं मेरा क्लच पकड़ लेना। काव्या मजबूरी में रिया और सोनम के साथ जाती है। पार्टी में तेज म्यूजिक बज रहा है और अमीर लोग घूम रहे हैं। रिया अपनी सहेलियों के साथ ठहाके लगा रही है। काव्या एक कोने में सिर झुकाई खड़ी है। रिया, ये कौन है तेरे साथ? इसका हुलिया तो देख, कितनी अजीब लग रही है ये। अरे ये हमारे घर में काम करने वाली आई है। इसकी माँ मर गई थी तो मम्मी ने तरस खा के रख लिया है। अब घर पर अकेले छोड़ नहीं सकते थे तो इसीलिए साथ ले आए। पार्टी में रिया और सोनम अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ किस कर रही थी। काव्या ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे रिया और सोनम चिढ़ गईं और उन्होंने जानबूझकर अपना हाथ पीछे झटका, जिससे उसके हाथ का जूस पास खड़ी एक रईस औरत की महंगी ड्रेस पर गिर जाता है। काव्या, ये क्या किया तूने? अंधी है क्या? देख, मैडम की इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। पर दीदी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो बहुत दूर खड़ी थी। जुबान लड़ाती है तुझे, एक तो मैं पार्टी में लेकर आई, ऊपर से बदतमीजी करती है। चल, अभी मैडम से माफी मांग और यहाँ से दफा हो जा। काव्या के गाल पर उंगलियों के निशान छप जाते हैं और वो वहाँ से भागकर रोती हुई घर पहुँचती है, पर गायत्री और पद्मिनी पहले से ही दहलीज पर खड़ी हैं। आ गई कुलक्षणी, रिया का फोन आया था, तूने वहाँ भी अपनी जबान चलाई, मेरी बेटियों की नाक कटवा दी वहाँ। नहीं बड़ी मम्मी, उन्होंने जो किया वो आउच दर्द हो रहा है बड़ी मम्मी। चुप कर,
आज से तू कमरे में नहीं, रसोई के बाहर जमीन पर सोएगी। सुबह 4 बजे उठकर सफाई करनी है। रात का समय है। काव्या पसीने में लथपथ एक पतली चादर पर फर्श पर पड़ी हुई है। गायत्री और पद्मिनी ने फ्रिज पर ताला लगा दिया है और पानी की टंकी का वाल्व बंद कर दिया है। काव्या के पास बस एक छोटा मटका रखा है जिसमें रिया और सोनम ने नमक और मिर्च डाल दी है। आधी रात में पानी, बहुत प्यास लगी है। जैसे ही काव्या पानी पीती है तो मिर्च की तेजी से छटपटाने लगती है और वो खांसने लगती है। इसमें तो मिर्च है, नमक है। हे भगवान, पानी तक में जहर घोल दिया इन लोगों ने। मैं कहाँ जाऊं? अब तो ये गर्मी और प्यास मेरी जान ले लेगी। काव्या घुटनों में सिर देकर सिसकने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह काव्या रसोई में चूल्हे पर रोटियां बना रही है। पसीने से उसका बुरा हाल है, लेकिन घर के बाकी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर इंतजार कर रहे हैं। ओ काव्या, रोटी कब खिलाएगी? जल्दी हाथ चला, तेरे भाइयों को भूख लगी है। काव्या गरम रोटी लेकर आती है। तभी चचेरा भाई वेद शैतानी करता है। ये क्या है? इतनी ठंडी रोटी, मुझे तो एकदम गरम चाहिए। तभी सोनम और रिया रसोई में आती हैं और वो तवे से जलती हुई रोटी चिमटे से उठाकर सीधे काव्या की हथेली पर रख देती है। गरम चाहिए ना? ये ले काव्या, इसे अपनी हथेली पर और गरम गरम ही लेकर जा। देखते हैं अब ये ठंडी कैसे होती है। मम्मी, सोनम, रिया, हाथ जल रहा है मेरा, प्लीज। हाँ, जल रहा है तो फूंक मार। यहाँ नाटक मत कर। अगर रोटी जमीन पर गिरी तो आज बेलन से हाथ तोड़ दूंगी तेरे। काव्या के दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और एक दिन घर में हलचल है। पंडित एक रिश्ता लेकर आए हैं। बाहर गली में एक ऑटो आकर रुकता है जिससे राजेश्वरी, रोहन, विनोद, प्रकाश, ममता और पल्लवी साधारण कपड़ों में उतरते हैं। छी सोनम, देख, ये कोई लड़के वाले हैं। ऑटो से आए हैं। इनके कपड़े देख, लग रहा है जैसे किसी सेल से खरीदे हो। सच में दीदी, और जॉइंट फैमिली है, मतलब पूरा दिन चूल्हा चौका सबकी सेवा। मैं तो मर जाऊं, पर ऐसे घर में शादी न करूं। मुझे तो कोई रईस और लग्जरी लाइफ वाला लड़का चाहिए। रुक सोनम, एक आइडिया है। क्यों ना ये रिश्ता काव्या के लिए फिट कर दे? हमारे लिए ये बला टल जाएगी और इसे इसकी औकात भी पता चल जाएगी। तभी पद्मिनी जी और गायत्री अंदर आती हैं। तो तुम दोनों को लड़का पसंद नहीं? बिल्कुल नहीं मम्मी, हमें अपनी लाइफ पर बात नहीं करनी। पर हाँ, काव्या के लिए ये रिश्ता बहुत अच्छा है। इसे तो वैसे भी काम करने की आदत है, वहाँ सबको संभाल लेगी। ठीक है, मैं कुछ करती हूँ। पद्मिनी जी बाहर जाकर सबके साथ बैठी हैं। तभी गायत्री, हमारा परिवार बड़ा है, लोग ज्यादा हैं, पर प्यार की कमी नहीं है। हमें ऐसी बहू चाहिए जो घर को जोड़कर रखे और सबको साथ लेकर चले। अरे राजेश्वरी, हमारी काव्या से बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगी। ये तो गाय है, घर का सारा काम, झाड़ू, पोंछा, खाना सब अकेले संभाल लेती है। अगर आपको रिश्ता पसंद है तो हम अभी शगुन पक्का करते हैं। हाँ, ठीक है, रिश्ता पक्का करते हैं। काव्या का रिश्ता उसकी मर्जी के बिना ही रोहन के साथ पक्का कर दिया जाता है। काव्या कोने में खड़ी रो रही है। रिया और सोनम उसके पास आती हैं। यहाँ बहनें खून पीती थी, वहाँ जेठानी और सास। हे भगवान, जाने क्या है मेरी किस्मत में। क्यों रे, बहुत खुश हो रही होगी। जा, अब उस मिडिल क्लास घर में अपनी हड्डियां घिसना। और याद रखना, वहाँ अपनी ये बेचारी वाली शक्ल मत दिखाना, वरना वो लोग तुझे और पीटेंगे। कुछ दिनों बाद घर में शादी का माहौल है। काव्या ने जो लहंगा पहना है उसका रंग उड़ा हुआ है और जो गोटा काला पड़ चुका है। वो अपनी बहनों की पुरानी सैंडल पहने हुए हैं जो उसके पैरों में चुभ रही हैं। देख विमला, सगी बेटियों की शादी होती तो क्या गायत्री ऐसा फीका मंडप सजाती? बेचारी अनाथ बच्ची को पुरानी उतरन पहना कर विदा कर रही है। और नहीं तो क्या, गहनों के नाम पर भी पीतल। बेचारी को कैसे घर से धक्का देकर निकाला जा रहा है। मंडप में काव्या की शादी रोहन से कर दी जाती है और विदाई के समय काव्या फूट फूट कर रो रही है कि तभी मुबारक हो काव्या, अब पूरे जिले के लिए रोटियां बेलना और कपड़े धोना। भीड़ भाड़ वाले मोहल्ले में पता चलेगा कि असली नरक क्या होता है। हाँ, और वहाँ तो गरीबी भी बहुत है। पसीने में लथपथ होकर जब सबकी गुलामी करेगी तब हमारी याद आएगी। हे भगवान, एक नरक से निकलकर दूसरे नरक में ही तो जा रही हूँ। वहाँ भी जेठानियाँ होंगी, सास होंगी। मेरे लिए नया क्या है, बस जगह बदल रही है। मेरी किस्मत तो वही रहेगी। काव्या विदा हो जाती है और टैक्सी एक साधारण से मोहल्ले में रुकती है। काव्या घबराई हुई है। काव्या, घबराओ मत, मेरा घर छोटा जरूर है पर यहाँ तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। जब मायके में बहनें अत्याचारी निकली तो ससुराल में जेठानियों से क्या उम्मीद ना करूं?
काव्या टैक्सी से उतरकर घर के दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाजे पर उसकी दोनों जेठानियां पल्लवी और ममता आरती के थाल लेकर खड़ी हैं। अरे ममता, देख हमारी छोटी दुल्हन तो डर की मारी कांप रही है। कांप क्यों रही है पगली? देख काव्या, हमारा घर बड़ा है लेकिन हमारा दिल इससे भी बड़ा है। आज से तू इस घर की बहू नहीं, हम दोनों की तीसरी बहन है। काव्या गृह प्रवेश के लिए अपना पैर आगे बढ़ाती है और घर के अंदर कदम रखती है। अगले दिन काव्या जल्दी उठकर रसोई में पहुंच जाती है। अरे काव्या, तो इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही है? दीदी, वो पहली रसोई है ना, सोचा सबके लिए नाश्ता और चाय बना दूं। अरे पगली, तुझे यहाँ खाना बनाने के लिए थोड़ी ही लेकर आए हैं हम। उसके लिए हम दोनों जेठानियां हैं यहाँ, ठीक है? तू तो सही से अब आराम कर। पर दीदी, पहली रसोई का शगुन? शगुन तूने रसोई में कदम रखकर ही पूरा कर दिया है। देख, अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा है। चल चुपचाप जाकर उस कमरे में कूलर के सामने बैठ, हम गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आते हैं। घर के सभी लोग नाश्ते की मेज पर बैठे हैं। काव्या को पल्लवी और ममता जबरदस्ती कुर्सी पर बिठाती हैं। अरे पल्लवी, बहू को आज ही रसोई में ले गई क्या? अरे बिल्कुल बाबू, और छोटी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक अपने इस बड़े भाई से कहना। हाँ काव्या, और अगर इन दोनों जिठानियों ने कभी तुझे परेशान किया तो सीधे हमें रिपोर्ट करना, हम इनकी क्लास लेंगे। काव्या बेटा, तुझे यहाँ किसी भी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। तू भी हमारी पल्लवी और ममता की तरह बहू नहीं, बेटी ही है। माँ, मुझे आदत है जल्दी उठने की। वो आदतें अब पुरानी हुई। रोहन, देख क्या रहे हो? अपनी पत्नी को जूस का गिलास बढ़ाओ, देखो कितनी कमजोर हो गई है बेचारी। काव्या, माँ सही कह रही है, और कल शाम को हम बाहर घूमने चलेंगे। आप मुझे बाहर ले जाएंगे? मेरी बहनें तो कहती थी कि वहाँ बहुत करीबी है, मुझे धूप में काम करना पड़ेगा। अरे सोच क्या रही हो, खाना खाओ। काव्या चुपचाप अपना नाश्ता करने लगती है। ये ले, आलू के पराठा और मक्खन खा और बता कैसा बना है। दीदी, अरे भाई, तू हमारी सबसे छोटी बहन है, और ये ले तेरी पहली रसोई का नेक। पल्लवी और ममता दोनों मिलकर काव्या की गोद में लिफाफे रख देती हैं। दीदी, इतना सारा नेक, पर मैंने तो खाना भी नहीं बनाया। अरे ये शगुन होता है, ले ले। हे भगवान, जिसे मैं नरक समझ रही थी वो तो स्वर्ग निकला। कहाँ मेरी सगी बहनें जो मुझे चप्पल तक नहीं देती थी, और कहाँ ये जेठानियां जो मुझे पलकों पर बिठा रही हैं। शादी के अगले ही दिन थकान और पुराने दर्द की वजह से काव्या को तेज बुखार आ गया है। रोहन हड़बड़ाया हुआ कमरे से बाहर आता है। अरे भाभी सुनिए ना, काव्या को बुखार आ गया है, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे हम लोग हैं ना, तो हट यहाँ से, हम देखते हैं। पल्लवी और ममता भागकर काव्या के कमरे में जाते हैं और उसका बुखार नापते हैं। इसके बाद पल्लवी काव्या के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख रही है, जबकि ममता नीचे बैठकर काव्या के पैरों में तेल की मालिश कर रही है। दीदी, आप लोग रात भर से जगी हुई हैं, प्लीज आप जाकर सो जाइए, मैं ठीक हूँ। चुप कर पगली, तुम्हारी छोटी बहन है, जब तक तेरा बुखार नहीं उतरता हम यहाँ से नहीं हिलने वाले हैं। हाँ काव्या, तू बस आराम कर। पल्लवी और ममता दोनों मिलकर काव्या की खूब सेवा करती हैं और काव्या का बुखार उतर जाता है। दोपहर के समय काव्या हॉल में बैठी हुई है और उसे गर्मी लग रही है। देखिए ना, काव्या को इस भारी साड़ी में कितनी गर्मी लग रही है, क्या हम इसे सूट पहना दें? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, जाओ जाकर कल ही खुद के लिए और इसके लिए अच्छे अच्छे कॉटन के सूट लेकर आओ। पल्लवी और ममता काव्या को बाजार लेकर गई थी और जब वो वापस लौटती हैं तो उनके हाथों में ढेर सारे शॉपिंग बैग्स हैं। काव्या ने एक बहुत ही सुंदर और आरामदायक कॉटन का सूट पहना है और पैरों में नरम सैंडल है। घर के बाहर बरामदे में पड़ोसन सुनीता बैठी ये सब देख रही है। अरे पल्लवी, ये क्या देख रही हूँ मैं? तुम दोनों आज भी साड़ियाँ पहनकर घर का काम कर रही हो और इस छोटी बहू को सूट अभी से इतना सर पर चढ़ाओगे? अरे विमला चाची, सर पर नहीं, इसे तो हमने दिल में बैठा रखा है। इसे साड़ी में बहुत गर्मी लगती थी तो हमने सोचा क्यों ना इसे सूट में आराम दिया जाए। और सिर्फ सूट ही नहीं चाची, ये देखिए हम तो इसके और रोहन के लिए हनीमून की टिकटें भी लेकर आए हैं। अगले हफ्ते ये दोनों घूमने जा रहे हैं। क्या हनीमून? अरे पल्लवी, जब तुम दोनों की शादी हुई थी तब तो तुम कहीं नहीं गई थी और अब इस देवरानी पर इतना पैसा खर्च कर रही हो। जमाना खराब है बेटा, इतना लाड ठीक नहीं। विमला चाची, हम नहीं गए तो क्या हुआ, हमारी देवरानी तो जाएगी। हम अपनी खुशियाँ इसमें देखते हैं, इसे वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो इसे अब तक नहीं मिली। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इतना प्यार मिलेगा। मायके में मुझे बहनों का अत्याचार मिला और ससुराल में जेठानियों का प्यार मिल रहा है।
सुनीता चाची बड़बड़ाती हुई चली जाती हैं। एक हफ्ते बाद काव्या रोहन के साथ हनीमून मनाली आती है और खुशी खुशी लौट कर आती है। एक दिन शाम को घर की बालकनी में सभी चाय पकौड़ों का लुत्फ उठा ही रहे थे कि अचानक काव्या का सिर चकराता है और वो सोफे से नीचे लुढ़क जाती है। अरे काव्या, काव्या आंखें खोलो, क्या हुआ इसे? अरे काव्या को क्या हुआ? ममता जल्दी पानी ला। रोहन गाड़ी निकालो, हमें अभी इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। पूरा परिवार डॉक्टर के पास पहुंचता है। तभी चेकअप करके डॉक्टर बाहर आते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, काव्या प्रेग्नेंट है। पूरे परिवार के चेहरे पर एक पल की खामोशी छा जाती है और फिर सबकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। काव्या को घर लाया गया है। घर का माहौल ऐसा है जैसे कोई त्योहार हो, क्योंकि पल्लवी और ममता के खुद के बच्चे नहीं थे, इसलिए काव्या की प्रेगनेंसी उनके लिए पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सौगात बन गई है। दीदी, आप दोनों के बच्चे नहीं है क्या? आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? क्या आपको बुरा नहीं लग रहा? खबरदार जो ऐसी बात दोबारा भी सोची तो। पगली, तेरा बच्चा सिर्फ तेरा नहीं, इस घर का पहला वारिस है। ये हम तीनों का बच्चा है। और तुझे क्या लगता है हम अब तुझे जमीन पर पैर रखने देंगे? अब तो हम इसे अपनी पलकों पर बिठा कर रखेंगे। आज से काव्या का कोई काम नहीं बताएगा। पल्लवी, ममता, अब इसकी देखभाल की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। दिन गुजरते हैं और 3 महीने बाद काव्या बिस्तर पर लेटी है। पल्लवी उसके पैरों में तेलों की मालिश कर रही है। दीदी प्लीज ये मत कीजिए, आप मेरी जेठानी हैं, मुझे पाप लगेगा बहुत, मैं खुद कर लूंगी। चुप कर, कैसा पाप? तू हमारी छोटी बहन भी तो है। अब डिलीवरी तक तू सिर्फ आराम करेगी और बिल्कुल बेड पर रहेगी, ये हमारा हुक्म है। एक तरफ काव्या की जेठानियां उसे लाड़ प्यार दिखा रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसके मायके में गायत्री, पद्मिनी, रिया और सोनम आंगन में बैठी हैं। मम्मी, सुना है वो कल मोही माँ बनने वाली है। अच्छा, तो उसे यहाँ बुला लूं क्या? घर का सारा पेंडिंग काम उससे करवा लेंगे और उसकी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। हाँ, बुला ही ले। गायत्री काव्या को फोन लगाती है। उधर ससुराल में काव्या फोन उठाती है। हेलो काव्या, बेटा सुना है तू माँ बनने वाली है, बहुत खुशी हुई। अगर तेरा वहाँ मन नहीं लग रहा तो कुछ दिन के लिए अपने इस मायके आ जा। नहीं 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 बड़ी मम्मी, मैं ठीक हूँ यहाँ। दीदी लोग बहुत ख्याल रख रही है मेरा। पल्लवी और ममता ने काव्या की बात सुन ली है। उन्हें लगता है कि काव्या को अपने मायके की याद आ रही है। काव्या देखो, वो तुम्हारा मायका है, खुशी का मौका है, तुम्हें 2 दिन के लिए जाना ही चाहिए। अपनी ताई और बहनों से मिलाओ। कैसे बताऊं दीदी कि वहाँ मेरे लिए प्यार नहीं, अत्याचार इंतजार कर रहा है। काव्या कुछ बोल नहीं पाती और उसे भारी मन से 2 दिन के लिए मायके भेज दिया जाता है। काव्या मायके से वापस लौटती है। उसकी आंखें सोजी हुई हैं और वो चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। पल्लवी और ममता उसके लिए फल लेकर आती हैं। काव्या क्या हुआ? तू इतनी दुखी क्यों लग रही है? क्या मायके वालों ने कुछ कहा? नहीं दीदी, बस थकान है। तभी पल्लवी की नजर काव्या के शरीर पर पड़े निशानों पर पड़ती है। अरे ये क्या है काव्या? ये निशान किसने किया? कुछ गड़बड़ है? काव्या बता। दीदी, वहाँ पानी गर्म करने में देर हो गई थी तो बड़ी मम्मी ने बेलन से और रिया दीदी ने। बस काव्या, बहुत हुआ। अब तक हम चुप थे क्योंकि वो तेरा मायका था, पर अब उन्होंने हद पार कर दी है। अब देख तू। पल्लवी और ममता ने बहुत प्यार से फोन करके रिया और सोनम को घर बुलाया है। दोनों बहनें ये सोचकर खुश हैं कि वहां जाकर काव्या को फिर से टॉर्चर करेंगी और ऐश करेंगी। जैसे वो घर पहुंचती हैं, काव्या उन्हें देखकर थर थर कांपने लगती है। बहुत चमक रही है तो जेठानियों के सिर चढ़ रही है। रुक जा, अब भी तेरा सारा नशा उतारती हूँ। तुझे क्या लगा तू बच जाएगी? आओ आओ रिया, सोनम, तुम लोग रसोई में बैठो, हम नाश्ता लाते हैं। पल्लवी और ममता नाश्ता लेने के लिए जाती हैं। उनके पीछे से रिया और सोनम काव्या की कलाई मोड़ देती हैं। काव्या दर्द से चिल्लाती है। तभी ममता और पल्लवी भागकर बाहर आती हैं। अरे ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं दीदी, बस शायद खुशी से चिल्लाई हमारी बहन, हम आए हैं ना। इसके बाद रिया और सोनम रेस्ट करती हैं और अगले दिन सुबह सुबह पल्लवी रसोई में है और ममता केसर वाला दूध लेकर काव्या के कमरे की तरफ जा रही है। तभी उसे बाथरूम से कपड़े धोने की आवाज आती है। वो झांक कर देखती है कि काव्या जमीन पर बैठकर पसीने में लथपथ होकर कपड़े धो रही है, जबकि सोनम और रिया बाथरूम के बाहर एसी वाले कमरे में कोल्ड ड्रिंक और नाश्ता करते हुए उसे ऑर्डर दे रही हैं। ओए, हाथ तेजी से चला, अगर एक भी दाग रह गया ना तो शाम को तेरी खैर नहीं। और सुन, इसके बाद मेरे पैरों की मालिश भी करनी है तुझे। ये बहनें हैं, ये साक्षात दुश्मन, अब इनकी अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। ममता तेजी से दरवाजा खोलती है। पल्लवी भी पीछे से आ जाती है। काव्या घबराकर खड़ी हो जाती है। रिया और सोनम पल भर में चेहरा बदल लेती हैं। अरे
पल्लवी दीदी देखी ना, हम इसे कब से मना कर रहे हैं कि लाओ हम धो देते हैं, तुम प्रेग्नेंट हो आराम करो, पर ये मान ही नहीं रही। हाँ दीदी बड़ी जिद्दी है ये, हम तो इसके पैर दबाने वाले थे पर ये खुद ही काम में जुट गई। अरे वाह, तुम बहनों में तो बड़ा प्यार है। तो चलो रिया तुम कपड़े धोने बैठो और सोनम आओ कव्या के पैर दबाओ, आखिर बहनों का प्यार है, मना तो करोगी ही नहीं। पर दीदी हम। पर क्या, अभी तो तुम कह ही रही थी तुम काम करना चाहती हो, चलो शुरू हो जाओ। रिया कपड़े धोने बैठती है और सोनम को काव्या के पैर दबाने पड़ते हैं। तुझे तो कल देखूंगी मैं, तेरी तो अभी हम अक्ल ठिकाने लगाएंगे। कुछ कहा रिया तुमने, जोर से बोलो हमें भी सुनाई दे। इसी तरह काव्या की जिठानियों ने उसकी बहनों का जीना हराम कर दिया था। एक दिन पल्लवी सोफे पर आराम से बैठी और काव्या का सिर उसकी गोद में है। रिया पास खड़ी गुस्से में जल भुन रही है। रिया खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, देखो काव्या का सिर कितना दुख रहा है, जाओ अलमारी से ठंडा तेल लेकर आओ और इसके बालों में अच्छे से मालिश करो। अभी करती हूँ दीदी, इसकी तो जड़ ही उखाड़ दूंगी मैं। उसी वक्त अरे काव्या का तो पास्ता खाने का मन कर रहा है, सोनम तुम जरा बढ़िया सा पास्ता बनाना। ठीक है। अरे नहीं नहीं काव्या तुझे तो रसमलाई खानी है ना, सोनम जाओ जाकर अभी ताजा रसमलाई बनाओ, और हाँ केसर डालना मत भूलना। एक तरफ रिया काव्या के सिर की मालिश कर रही है, वहीं सोनम उसके लिए ताजा रसमलाई बनाकर लाती है। आधी रात के समय रिया और सोनम थककर सो जाती हैं। तभी पल्लवी और ममता शोर मचाते हुए उनके कमरे में पहुंच जाती हैं। उठो रिया, सोनम काव्या का मन घबरा रहा है, उसे ताजी हवा चाहिए, चलो अभी बाहर टहलने चलते हैं। दीदी रात के 2 बज रहे हैं, सुबह नहीं जा सकते। सुबह क्या मतलब, तुम बहनें हो या दुश्मन, बेचारी प्रेग्नेंट है, चलो बाहर निकलो। पल्लवी और ममता दोनों आधी रात को ही रिया और सोनम को नींद से परेशान करती हैं और सुबह के समय नाश्ते की टेबल पर जब रिया और सोनम जैसे ही पहला निवाला मुंह में डालती हैं, पल्लवी काव्या की पीठ सहलाने लगती है। अरे अरे देखो काव्या को खांसी आ रही है, रिया जल्दी जाओ और पानी लेकर आओ। रिया दौड़कर पानी लाती है। अरे ये इतना ठंडा पानी, प्रेग्नेंट औरत को गला खराब करवाना है क्या, जाओ गर्म पानी लेकर आओ। रिया फिर रसोई में भागती है और गर्म पानी लाती है। उफ इतना गर्म, मुंह जलवाना है क्या उसका, नॉर्मल पानी लाओ। और सोनम तुम यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ जाकर उसके लिए ताजा नींबू पानी बनाओ। पल्लवी और ममता से परेशान होकर रिया और सोनम अपना बैग पैक कर चुकी हैं। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई है। दीदी अब हमें घर जाना है, मम्मी फोन कर रही है, हमें बहुत जरूरी काम है। अरे अभी कैसे, अभी तो हमने ताई को फोन करके बोल दिया है कि तुम दोनों यहाँ बहुत खुश हो। तुम दोनों ने ही तो कहा था कि काव्या के लिए कुछ भी करोगी, तो बस हफ्ता भर रुको, गोद भराई करके ही जाना। एक हफ्ते के बाद काव्या की गोद भराई का दिन आ जाता है। घर को फूलों से किसी महल की तरह सजाया गया है। दोनों जिठानी मिलकर काव्या को तैयार कर रही थी। देख सोनम ये कलमोही कैसे इतरा रही है, आज इसकी इस गोद भराई को तो मैं मातम में बदल दूंगी। हाँ दीदी मैंने उस झूले के नट ढीले कर दिए हैं, जैसे ये भारी साड़ी पहनकर उस पर बैठेगी, झूला धड़ाम से गिरेगा और इसका सारा घमंड टूट जाएगा। सब मेहमान जमा हैं, ताई और मायके वाले भी आए हुए हैं। काव्या जैसे झूले की तरफ बढ़ती है, पल्लवी उसे रोक लेती है। 1 मिनट काव्या, पहले तुम नहीं बैठोगी, रिया और सोनम ने इस झूले को सजाने में बहुत मेहनत की है। मैं चाहती हूँ कि पहले ये दोनों छोटी बहनें इस पर बैठकर इसका उद्घाटन करें। अरे नहीं नहीं दीदी, गोद भराई तो काव्या की है, हम कैसे बैठ सकते हैं। अरे तो मेहनत करता है जो, उसे फल मिलना चाहिए, चलो बैठो तुम दोनों। मेहमानों के दबाव में आकर रिया और सोनम जैसी झूले पर बैठती हैं, झूला एक तरफ से टूट जाता है और दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर जाती हैं। आउच! ये किसने क्या, हमारी जान लेना चाहता है क्या कोई, जरूर किसी ने साजिश की है। साजिश किसी और ने नहीं की, तुम दोनों ने की थी। ये देखो ये वीडियो। पल्लवी टीवी स्क्रीन पर वीडियो चला देती है जिसमें रिया और सोनम साफ तौर पर झूले के नट ढीले करते हुए दिख रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती, एक प्रेग्नेंट औरत जो तुम्हारी अपनी बहन है उसकी जान लेना चाहती थी तुम। ममता आगे बढ़कर रिया को और पल्लवी सोनम को एक जोरदार थप्पड़ जड़ती है। दीदी इन्होंने सिर्फ झूले के नट ही ढीले नहीं किए थे, इससे पहले भी इन्होंने मुझे और मेरे बच्चे को जान से मारने की कोशिश की थी। एक दिन जब सीढ़ियों से उतर रही थी, देख सोनम ये कलमोही जैसे ही नीचे आएगी इसका काम तमाम हो जाएगा। हाँ दीदी मैंने सीढ़ियों पर घुमाव पर तेल फैला दिया है, यहाँ पैर पड़ते ही ये सीधे नीचे गिरेगी और इसका बच्चा। काव्या धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती है, लेकिन ठीक उसी वक्त पल्लवी दीदी वहां आ जाती हैं और झपट्टा मारकर काव्या को गिरने से बचा लेती हैं। क्या, तो वो तेल का गिरना कोई इत्तेफाक नहीं था, तुम दोनों ने जानबूझकर उसे गिराने की कोशिश की थी।
तुम दोनों बहनें नहीं जिल्लाद हो। एक मासूम बच्चे की जान लेना चाहती थी तुम। निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद अगर इस घर की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। 3 महीने बाद काव्या ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया है और आज वो अपने बच्चे के साथ ससुराल में पहली बार कदम रख रही हैं। तभी उसकी ताई रिया और सोनम खड़ी हैं। रिया और सोनम की हालत बहुत खराब है। उन्होंने साधारण साड़ियां पहनी हैं, सिर पर पल्ला है, हाथों और चेहरों पर चोट के निशान और बैंडेज लगे हुए हैं। अब तुम लोग यहाँ किस मुंह से आए हो? हमें माफ कर दो, हमारी बेटियों को उनके कर्मों की सजा मिल गई है। हमने पैसा देकर एक ही घर के 2 भाइयों से इनकी शादी की थी, पर वो घर नहीं कसाई खाना निकला। काव्या, हमें माफ कर दे। उन लोगों ने हमें दासी बना कर रखा है। वो हमें वैसे ही मारते हैं जैसे हम तुझे मारते थे। हमें खौलते पानी से जलाया जाता है, खाना नहीं दिया जाता। हमें हमारी किए की सजा मिल रही है। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर तूने माफ नहीं किया। आपने जैसा मेरे साथ किया वैसे ही आपकी बेटियों के साथ हुआ। शायद इसी को न्याय कहते हैं। मैं आप सबको माफ करती हूँ क्योंकि मैं आप जैसी नहीं बनना चाहती। तो क्या अब हम फिर से एक परिवार बन सकते हैं? नहीं, मेरा आपसे और इन बहनों से अब कोई रिश्ता नहीं है। मायके में मेरी बहनों ने मुझ पर जितना अत्याचार किया, ससुराल में मेरी जेठानियों ने मुझे उतना ही प्यार दिया। अब आप लोग यहाँ से जा सकती हैं। पल्लवी और ममता गर्व से काव्या को अंदर ले जाती हैं और दरवाजा बंद कर देती हैं। तो क्या आपने भी कोई ऐसा परिवार देखा है जहां मायके में पीड़ित लड़की को ससुराल में जेठानियों का इतना प्यार मिलता है? और क्या आपकी जेठानियां भी इतनी ही अच्छी हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।